का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन प्रवीण जी, शुरुआत आप ही से कर लेता हूं मैं, क्योंकि आज जो एग्जिट पोल का दिन है और उसमें सभी लोगों के मन में आता है कि कितनी नब्ज को पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया। मेरा अनुभव एक जर्नलिस्ट के तौर पर यह रहा है कि सब एक सुर में बोलते हैं, एक जैसे आंकड़े दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत नतीजों के करीब होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। मुझे लग भी रहा था कि ये ऐसा लगेगा तराजू को बराबर बराबर रखने की कोशिश की जाएगी, फिर भी मैक्सिमम जो है वो इस समय बीजेपी के तरफ पलड़ा झुकता हुआ दिखा रहे हैं। कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं? अब जब आप आपका तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में बाकी लोगों को भी आप मिलाकर एनालाइज करें, और करते भी हैं आप लोग, तो इन सारी एजेंसीज को एनालाइज करें। आपका मत क्या है? नमस्कार प्रवीण जी। शायद आपका भी नाम प्रवीण है। तो जी, तो एक्चुअली बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बदलाव के संकेत दे रहे हैं। और खासकर 15 साल का ममता बनर्जी का जो की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, डर है, भय है, लोगों में एक नाराजगी है, अंदर ही अंदर बहुत नाराजगी है। कलकत्ता हम लोगों ने हम गए, वहां पे लोगों को जाना, समझा, उनसे बात की। तो जो पहले दीदी का 2 कार्यकाल था और अब के कार्यकाल में बहुत अंतर आ गया था। लोग पहले तो बंगाली अस्मिता को लेकर ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं वहां पे। बंगाली अपनी कल्चर, अपनी सोसाइटी, सबको लेके बहुत मतलब उसको क्या बोले, बहुत अग्रेसिव रहते हैं। उनको उनसे बाहर निकलना वो नहीं चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि इस बार ममता बनर्जी वो नैरेटिव सेट नहीं कर पाई जो हर बार नैरेटिव सेट करती थी, बंगाली अस्मिता वाला। इसके अलावा आप देखेंगे कि एसआईआर यहाँ का सबसे मुद्दा था। एसआईआर को लेकर ही एक तरह से कहिए कि ये चुनाव एसआईआर को लेकर लड़ा गया। और ममता बनर्जी के किसी भी भाषण में विकास उसको लेकर कुछ नहीं कहिए, कितना विकास हुआ, कितना रोजगार हुआ, महंगाई क्या, ये सब ये कोई बात नहीं। ममता बनर्जी शुरू से लेके आखिर तक एसआईआर को लेकर लड़ती रही। दिल्ली भी गई, अपनी भी सुप्रीम कोर्ट में खुद प्रोड्यूस हुई, अपनी दलील दी। लेकिन कितना भी कुछ कर ले, आखिर में 60 लाख वोट जो कटे हैं। अब एक चीज प्रवीण जी जान लीजिए कि जो 2021 में जो वोट मिले थे बंगाल बीजेपी को और टीएमसी को, उसके बीच का अंतर था 7 लाख। 60 लाख का अंतर था और वो 60 लाख वोट कट गए एसआईआर में। जिसके बाद एक तरह से मान लिया गया कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। तो इसके चलते अभी तक जो लग रहा था 215 सीट देख के ये लगता था कि ममता दीदी को हराना मुश्किल है, नामुमकिन की तरह लगता था। वहां का जो संरचना है जो जिस तरह से है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने वहां पे मेहनत की, ममता के नैरेटिव को काटा, डर जो जनता के मन में डर था वो डर को हटा, जिस तरह से चुनाव आयोग ने सुरक्षा प्रदान की, जिस तरह से केंद्रीय बलों को वहां डिप्लॉय किया, जिस तरह से ये वातावरण बनाया कि आप वोट दे सकते हैं। तो वो एक चीज जान लीजिए कि अभी तक जो वोट होता था 88% के लगभग में पिछली बार वोट हुआ था, तो उसमें से लगभग 10% वोट इस तरह के थे जो मतलब उस नाम जी जाता था। जी प्रवीण जी, मैं आता हूं आपके पास में। कुछ आपका ऑडियो भी जो है थोड़ा कट के आ रहा है, लेकिन आपने कुछ मुद्दे बताए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी के मेहमानों को भी मैं शामिल कर लेता हूं। और भास्कर दादा के पास तो मैं जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं संजीव जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए पश्चिम बंगाल तो ठीक है, आप लोग समहाउ अपने आप को मजबूत करने का वहां प्रयास कर रहे हैं। हिंसा वाला मुद्दा आपकी तरफ से भी उठाया गया, लेकिन ऑन दी अदर साइड एसआईआर के मुद्दे पर आपने बीजेपी को घेरने की कोशिश करी। यानी जो एक तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा ले लिया, एक इनका बीजेपी का मुद्दा ले लिया, और ये एक तरह से ऐसा हो गया था कि आप लोगों के लिए पतली रस्सी पर चलने जैसा मामला हो गया, क्योंकि आप ना उधर ढंग से विरोध कर पा रहे हैं, ना इधर इनका विरोध कर पा रहे हैं। आप लोगों का अपना स्टैंड क्या रहा? और एग्जिट पोल जो है वो कुछ ऐसा ही दिखा रहा है कि कांग्रेस के बारे में जो बीजेपी कहती रही, तृणमूल कांग्रेस कहती रही कि वो ये सिक्का नहीं चलने वाला है, वैसी कुछ स्थिति दिखाई पड़ रही है। अनम्यूट करिएगा संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रवीण जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जिस तरीके से आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने मुद्दों को ढंग से नहीं उठा पाई और खुल करके सामने नहीं हो पाई,
राहुल गांधी जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर रैलियां करी और 8 रैलियों के अंदर उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर पिछले 15 साल से जो ममता बनर्जी जी की सरकार है उनकी खामियों को गिनाया। उनकी खामियों के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूथ ने माइग्रेट किया, किस तरीके से 2011 से लेकर के 7,000 जो कंपनी थी मल्टीनेशनल कंपनी वो बंगाल छोड़ करके चली गई और किस तरीके से बंगाल के अंदर करप्शन पनप रहा है, जिस तरीके से है एक चीज को लेकर के राहुल गांधी जी ने और हमारे हर एक नेता ने होकर के दोनों पार्टियों को विरोध किया, चाहे वो टीएमसी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। जी जी हाँ जी, तो मैंने ये कहा कि हमने हर तरीके से, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने अपनी बात ढंग से नहीं रखी। हमने नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने अपनी बात नहीं रखी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो बात रखनी थी मजबूरी कुछ ऐसी थी, वो राजनीतिक मजबूरी, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं आप। आपको एसआईआर पर बीजेपी को घेरना था तो दूसरी तरफ हिंसा के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस को घेरना था। दोनों मुद्दे दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस एसआई, जैसा प्रवीण जी ने बताया, एसआईआर का मुद्दा बना लिया उन्होंने विकास को छोड़कर, और हिंसा का मुद्दा तो बीजेपी ने पुरजोर, उनका तो पूरा का पूरा चुनाव और कैंपेन हिंसा के मुद्दे पर था। दोनों ही मुद्दे जो हैं वो आपको उठाने तो पड़ रहे थे, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको हम बल दे देंगे। इधर इस मुद्दे को उठाते हैं तो इनको बल मिल जाएगा, उस मुद्दे को उठाते हैं तो इनको बल मिल जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा था। खैर जी, मैं आता हूं इस पर और थोड़ा बातचीत करेंगे। भास्कर दादा, आपके लिए तो थोड़ा अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या इंतजार करेंगे अभी, या इसी पर उत्साहित हो गए कार्यकर्ता? प्रवीण जी, मैं तो सबसे पहले ये सारे जो हमारे एग्जिट पोल जो भी आप एग्जिट पोल लाए हैं, इनको मैं बधाई देती हूं कि जब मैं 24 में 21 में ये टीवी में बैठते थे तो फिर देख के दुख होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब सारा देश में 21 स्टेट में बीजेपी अपना सेवा दे रही है, राज कर रही है रूलिंग पार्टी की तरह, और कई स्टेट में तो 30 साल हो गया, गुजरात में हो गया, मध्य प्रदेश में, बंगाल जैसा एक स्टेट जो जाने जाते थे ये वीर का भूमि है, वीरों का भूमि है, ये स्टेट में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस बार मुझे लगा कि जो हमने 50 या 75 साल में जो हमने सपना देखे थे कि एक भारतीय जनता पार्टी जिसका नींव रखा गया था बंगाल में, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बंगाली इनका नींव रखे थे, आज शायद बंगाल का जनता को आशीर्वाद हमें मिलने जा रहे हैं 4 तारीख में। और ये जो आप दिखा रहे हैं डिफरेंट एग्जिट पोल, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है, क्योंकि हम बंगाल का राजनीति से बहुत जड़ से जुड़े हुए हैं, और जड़ से जुड़े होने के नाते आज सारा कलकत्ता मैंने खुद घूमा, हर बूथ पे मैंने देखा, जिस तरह का लाइन मैंने देखा, जिस तरह का संवेदनशीलता मैंने देखा आज, और जिस तरह का आज का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, दादा वो तो क्लियर है ना, 90% के पार जब मतदान हो रहा है दोनों फेजेस में। बात ही 90% की नहीं है। बात मैं इसको एक अलग एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, वो एंगल आपका लेता हूं, आप ही के पास दोबारा आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो भी दर्शकों को बता देते हैं। तमिलनाडु के बारे में अगर बात करें तो एक्सिस माई इंडिया टीवी के को 98 से 120 सीटें देता दिखाई दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया, साउथ स्टार विजय की, मैंने आपको कहा था, देखिए मेरी बड़ी दिलचस्पी है इसमें कि जो सुपरस्टार विजय हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कमाल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और तमिलनाडु की पूरी सियासत जो है वो इस के इर्द गिर्द घूमती है, सितारों के इर्द गिर्द घूमती है। हमने देखा है जयललिता की राजनीति को, देखा है एमजीआर की राजनीति को, देखा है हमने कई बड़े सितारों को, एक बड़े इन्फ्लुएंस, आजकल इन्फ्लुएंसर शब्द बड़ा इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में, लेकिन ये तमिलनाडु में तो हमेशा से चलता रहा है। वहाँ पर फिल्मी सितारे जो है वो बड़ा अपील करते हैं। तो ये मेरे लिए तो बड़ी दिलचस्प खबर है। संजीव उनियाल जी जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो संजीव जी, आपकी पहली टिप्पणी इस पर चाहूँगा मैं कि साउथ में, दक्षिण में एक नई पार्टी का उभरना, एक सितारे का आना,
और अभी एक्सिस माई इंडिया का हालांकि ये एग्जिट पोल है, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं खुद भी मानता हूं कि विजय जो है वो सस्ते में तो नहीं निपटने वाले तमिलनाडु में। नहीं, ठीक कह रहे हैं प्रवीण। और जैसे हमारे मित्र बता रहे थे कि ये स्टार्स की भूमि है, करुणानिधि से, जयललिता से शुरू होती है और नीचे आप देखिए कि इस परिवार सा भी जो स्टालिन एंड कंपनी है, इसका परिवार भी पूरा जो है फिल्मी उससे नाता रखता है और कहीं ना कहीं फिल्मी स्टाइल में ये लोग राजनीति भी करते हैं, मैंने तो कई बार देखा है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाला टाइम टीवीके का है, ऐसा लगता है। और एग्जिट पोल को अगर मान लें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डेंट होगा। दो पार्टियां जो डीएमके और एआईडीएमके हमेशा जो है राज करा करती हैं, तीसरी पार्टी के रूप में इंडिपेंडेंटली एक आती है, वो भी एक बड़ा हीरो विजय आता है, जिसपे कि आपको पता है कि एक बार बहुत भीड़ के बाद उस पे इलेक्शन, उसको जो उसके काफी ज्यादा उसके एफआईआर अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट काफी कुछ डीएमके ने उसके अगेंस्ट करने की कोशिश की, पर कितना कर पाए, शायद उसको सिंपैथी वेव भी उस चीज की मिली होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल चेंज होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके भी मुझे लगता है कि टीवीके के साथ कहीं आना चाह रही थी, कांग्रेस के साथ वो आना चाह रही थी, इंडिपेंडेंटली वो आई, तो इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो स्टालिन एंड कंपनी को होने वाला है। और एक बात मुझे और लगने लगी है कि परिवारवाद की पार्टियों का खात्मा और समापन होने वाला है, चाहे वो बुआ भतीजे के रूप में हो रहा हो, चाहे चाचा भतीजे के रूप में हो रहा हो, चाहे बहू बेटों के रूप में हो रहा हो, चाहे सेंटर में जो है वो जीजा और साले के रूप में हो रहा हो, ओवरऑल। और ये जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकारों का एक जो कॉन्सेप्ट लगातार कॉन्सेप्चुअलाइज होता जा रहा है, वो भी आप बड़े स्पेक्ट्रम पर देख रहे होंगे। और बार बार भारतीय जनता पार्टी एक बार एंटर कर पाती है किसी स्टेट में, और मजे की बात यह है प्रवीण कि वहां पर अच्छा काम करके, डिलीवरी देके, कनेक्ट होके, ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए, देश के साथ काम करते हुए जब वो मेन स्ट्रीम में आके काम करती है तो दोबारा से फिर पंपिंग मेजोरिटी से वहां आती है, जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी बताया। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगर कुछ स्वरूप आपने देखना है तो पूरे टाइम लगातार आईपीएल के जैसे प्लेयर्स खेलते रहते हैं ना लगातार। सर, और अभी एक बार फिर मैं विजय, सुपरस्टार विजय पर लौटना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ मैट्रीज के एडिटर प्रवीण सिंह जी भी मौजूद हैं। और मैट्रीज ने जो मेरे पास आंकड़े हैं प्रवीण जी, उसमें आपने डीएमके को ही यहां पर बहुमत की सरकार बनाते दिखाया है, 122 से 132, 87 से 110 जो है वो एआईएडीएमके, और अन्य में 10 से 18 आप लोग। आपने विजय को बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा था क्या आपने उसमें? नहीं, नजरअंदाज नहीं कर रखा था विजय। देखिए कौन क्या दिखा रहा उससे मुझे ये वो नहीं है, हमें जो दिखाई दिया, हमारा जो एग्जिट पोल आया उसके अनुसार हम बात करेंगे। कौन क्या दे रहा है उस पर हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम क्या दिखा रहे हैं, हमें क्या मिला वहां पे, उसके अनुसार है। विजय को गेम चेंजर स्थिति में नहीं है, स्थिति अभी नहीं है विजय की। वहां पे कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहां पे विजय अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूरे है, ऐसा कुछ नहीं है पार्टी की। तो इसलिए अभी विजय सरकार बदलने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, हाँ विजय उस स्थिति में है कि एक डीएमके की जो उम्मीद थी कि इस बार सरकार बनाएंगे, वो उससे वो काफी की स्थिति में आ गए हैं, और तमिलनाडु में ट्रायंगुलर फाइट हो गई है जिसका खामियाजा एआईडीएमके को मिला होगा, ये निश्चित है। जिस तरह हमने भी एग्जिट पोल में दिखाया है उसके अनुसार ये है कि जो विजय की पार्टी है वो जो नाराजगी उससे डीएमके से, हालांकि मुझे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल इसलिए बहुत आश्चर्यचकित नहीं करता क्योंकि स्टार पावर को आप वन टाइम भी देखें ना तो वो डार्क हॉर्स होता है। मैंने कहा भी था, ये शुरुआत में ही कहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ज्यादातर आंकड़े जो मेरे पास थे उसमें दिखाई कहीं नहीं दे रहा था। पवन कल्याण की ताकत को हमने देखा, और हम जानते हैं सिर्फ पवन कल्याण नहीं, वो तो हाल की बात हुई इसलिए उनका एग्जाम्पल रखा, पर खास तौर पर दक्षिण की राजनीति में फिल्मी सितारों का अपना एक चार्म होता है। अगर विकल्पों की बात करें, एक वैक्यूम तो है, जयललिता जी के जाने के बाद में एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ तमिलनाडु में, और उसको भरने के लिए विकल्प की जरूरत है। विकल्प क्या बीजेपी दे पाएगी कि वो किसी के साथ चली जाए, या स्टालिन जो है वो चाहे जितने तगड़े प्रहार कर लें, अपनी अलग किस्म की राजनीति कर लें, क्या विकल्प के रूप में अगर विजय आते हैं तो उनको जनता नजरअंदाज करेगी? हालांकि
ये तो एग्जिट पोल है। तमिलनाडु बहुत दिलचस्प रहेगा, अगर विजय कुछ कमाल कर जाते हैं तो समझ लीजिए पश्चिम बंगाल से ज़्यादा चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में वही चीज़ें आई जो इस समय एग्जिट पोल में, ज़्यादातर एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले, सारी चीज़ें एक तरफ और पश्चिम बंगाल की जीत एक तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। असम उनकी पकड़ में दिखाई दे रहा है। और संजीव जी जो कि नेता कांग्रेस हैं, आज दो दो संजीव हैं पैनल में, दो दो प्रवीण हैं तो संजीव जी जो कांग्रेस से हैं, मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल तो ठीक है, उस पर मैं आपसे क्या बात करूं, उस पर आपके तर्क मैं जानता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि यहां कांग्रेस ये कहने वाली है, बीजेपी ये कहने वाली, सबके ये पॉइंटर्स होते हैं। लेकिन असम आपके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और असम इसलिए बड़ा झटका होगा क्योंकि यहां तो आपकी सीधी टक्कर या दावेदारी, और सिर्फ असम नहीं, पुडुचेरी भी मैं कह सकता हूं, लेकिन असम बहुत तगड़ा झटका आपके लिए हो सकता है अगर यही एग्जिट पोल, और ज्यादातर नहीं, सारे के सारे एग्जिट पोल एक सुर में इशारा कर रहे हैं कि आ रहे हैं, हिमंता फिर से आ रहे हैं। प्रवीण जी, मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले भी हमने बहुत सारे एग्जिट पोल्स देखे हैं और बहुत सारे एग्जिट पोल्स को ढलान से नीचे गिरते हुए भी देखा है। चाहे वो 2004 के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल हो, 2024 के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल हो, 2021 का वेस्ट बंगाल का जो एग्जिट पोल था वो भी हमने देखा, हरियाणा का 2024 का एग्जिट पोल भी हमने देखा, 2019 बिहार का एग्जिट पोल भी हमने देखा। तो एग्जिट पोल जैसा आप कह रहे थे कि ये सिर्फ एक आंकड़ा है, छोटे से सैंपल को लेकर के किया गया, उसमें वोटर्स ने अपनी बात बताई, हो सकता है कुछ वोटर्स ने झूठ भी बोला हो, तो ये फाइनल आउटकम नहीं है। आने वाले 4 तारीख को फाइनल आउटकम आएगा और हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि असम के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने वाली। भास्कर दादा, ये बताइए, आप तो खैर बीजेपी के नेता हैं, हम लेकिन बंगाल सेंट्रिक बड़े रहे हैं, और आज आप ज्यादातर चर्चाएं देख रहे होंगे कि एग्जिट पोल में जहां भी बात हो रही है तो तमिलनाडु वाली जो विजय का एक कलर आया उसने सचमुच चौंकाया, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर होगा अगर ऐसा हो गया तो, और बड़ी कामयाबी होगी। विजय अपनी फिल्म के करियर को छोड़कर उतरे हैं चुनावी मैदान में। लेकिन ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में एक मुद्दा आप लोगों के भी बड़ा खिलाफ रहा, वो रहा बंगाली बनाम बिहारी। आप बंगाल से हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, बंगाली बनाम बाहरी। तो ये जो मुद्दा है ये बड़ा चलता रहा, और इस मुद्दे की वजह से हमने देखा कि कई बार आप लोगों को बैकफुट पर आना पड़ता है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि बंगाल में बंगाली होते हुए ममता बनर्जी के समकक्ष खड़ा दिखाई दे। ये जो कनेक्टिविटी वाली बात थी, ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही है इस चुनाव में? प्रवीण जी, पहले तो मैं ये बताओ, तमिलनाडु की बात जिक्र आपने किया जी। तमिलनाडु में स्टारडम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और स्टारडम के पीछे लोग एक इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि उनको एक भगवान की दर्जा दिया जाता है, ऑलमोस्ट भगवान की दर्जा दिया जाता है। एनटी रामाराव के बारे में सोचिए, फिर स्टालिन के पिताजी करुणानिधि के बारे में सोचिए, ये उनका ट्रेडिशन है। लेकिन बंगाल में जो हमारे सीपीएम का जब राज चलते थे, तो उनके जो ये था, उनका जो एक आदर्श था, वो है कि जनता ही भगवान है। हमारे यहाँ पे जनता ही भगवान है। तो आप जो पॉइंट कह रहे हैं कि बिहारी बहारी का जो नारा उन्हें लगाया था, या बंगाल में बंगाली और नॉन बंगाली, तो आपको थोड़ा से मैं आकलन पे जाऊं कि नॉन बंगाली का वोट यहाँ पे तकरीबन 27% है। और ये नॉन बंगाली जो यहाँ पे कह रहे हैं, जो बंगाल में 2-3 पुश्त रह चुके हैं, वो हमारे नॉन बंगाली नहीं है, भाषा कुछ भी हो, बट वो बंगाली है क्योंकि 2-3 जनरेशन यहाँ पे रह चुके हैं। और इसी के चलते हमारे भी एडवांटेज ये हुआ कि उस लोगों को जब इन्होंने नॉन बंगाली बताया, तो उनकी वोट कंसोलिडेट होकर हमारे साथ आ गया, क्योंकि हमारे साथ नॉन बंगाली भी जुड़े हैं, हिंदू भी जुड़े हैं, सनातन हिंदू भी जुड़े हुए हैं। तो ये नॉन बंगाली वो हिंदू का एक कंपोनेंट है, ये सनातन हिंदू का एक कंपोनेंट है। तो ये जो आपने कहा कि हमारा मुश्किलात नहीं, हमारा मुश्किलात खत्म हो गई, बिकॉज नॉन बंगाली भी हमारे साथ। आज जो आप देख रहे हैं, मैं कंजर्वेटिव फिगर, ये 200 के पार जाएगा। आप आज लिख लीजिए, आज टाइम और वेन्यू लिख लीजिए, 200 के पार ये फिगर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 200 के पार जा रही है, और इसका मूलभूत कारण है कि हमारे साथ जो जुड़े हैं वो सनातनी और सनातनी हिंदू हैं।
तो ये जो उन्होंने कोशिश किया था कि भाई हम मछली खाते हैं नहीं खाते हैं, ये कोई मुद्दा बंगाल में है ही नहीं। सेकेंड बात तो ये है, इस बार बट ये again काउंटर साउथ आपने इंडिया मेरे के मन साथ- की मतलब मेरे मन में चल रहा था, लेकिन आप उस पर आ गए क्योंकि आपको पता है कि ले दे के ये सवाल तो आना आना है। बट ये इतना बड़ा नैरेटिव था कि जिसको काउंटर आपको करना पड़ा, और हाथ में माछ भात लेकर कौन खाता है नहीं खाता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे नॉर्थ में हो चाहे पश्चिम बंगाल, लेकिन आपको उसको दिखाना पड़ा। यानी आपको लगता था या आपके नेताओं को ऐसा लगा कि ये भारी पड़ सकता है? हाँ, हमें लगा ये भारी पड़ सकता है, नहीं, हमें लगा कि जनता को ये गुमराह कर रहे हैं। तो असलियत हम जो है वो ऐसा कोई भेदभाव में विश्वास ही नहीं करते हैं। आप साउथ में आ जाइए, ये नया जो पार्टी वहां पे हुई है वो मुद्दे पे खेल रही है। आज अगर उनको इतनी भारी बहुमत मिलने जा रही है, अगर सचमुच ये हो, तो आज मुद्दे की राजनीति वो कर रही है। वो कोई इमोशन की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज हमने बंगाल में जो राजनीति की है, मुद्दों की राजनीति की है। आज हमने टेररिज्म की राजनीति की है, आज हमने सिंडिकेट की राजनीति की है, आज हमने भ्रष्टाचार की राजनीति की है, आज हमने डेवलपमेंट की राजनीति की है, और आज हमने अनुप्रवेश का या जो हमारे इलीगल माइग्रेंट का राजनीति की है। ये जो 1 करोड़ के आसपास का जो लोग का वोट काटे हैं, आप सुन के आश्चर्य होंगे। ये जो ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन जो दिया गया, वो कई हजार एप्लीकेशन दिया गया। यानी ये 24 लाख लोग एप्लीकेशन ही नहीं किए, बिकॉज उनको पता था कि एप्लीकेशन करेंगे तो ये मतलब सच बाहर आ जाएगा। तो आज जो हमारी जीत हो रही है, 200 के ऊपर जा रही है, या आपके जो बेस्ट ऑफ द लॉट जो आपके है 178 टू 208, ये इसलिए कि इतना दिन बंगाल में जो राजनीतिक का भूमि था, वो कहते थे कि ये एक साइंटिफिक रेगिंग होता था। साइंटिफिक रेगिंग ये टर्म सीपीएम ने चुना और ममता ने फॉलो किया। ये साइंटिफिक रेगिंग के अंदर ये जो वोट काटे हैं, जो वोट इलीगल वोट से, और जो मरे गए लोग और जो इमिग्रेंट लोग, इसी वोट के ऊपर इतना दिन मेरा ऐसा मानना है भास्कर दादा कि यहाँ पर बहुत लोग जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा यहाँ की सियासत देखते हैं ना, वो बंगाल की राजनीति को नहीं समझ पाते हैं। संजीव जी से मैं थोड़ा, क्योंकि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो संजीव जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि हम काडर पॉलिटिक्स वहाँ पर देखते आए हैं संजीव सर पश्चिम बंगाल में, और वामपंथी दलों का एक बड़ा काडर था जो शिफ्ट हुआ तृणमूल कांग्रेस के लिए। तृणमूल कांग्रेस के साथ में कांग्रेस के भी कई लोग आए। ममता बनर्जी बड़ा चेहरा थी एक समय पर, सबसे बड़ा चेहरा थी, ये कहना भी गलत नहीं होगा। कांग्रेस की जमीन इसलिए दरकी क्योंकि वो दूर हो गई थी। अभी पश्चिम बंगाल की सियासत में आने वाले दिनों में क्या होता है कहना बड़ा मुश्किल है, तो नतीजों के बाद पता लगेगा। लेकिन फिर भी जिस तरह के चुनाव प्रचार को हमने देखा कि इसके बाद जेल में डाल देंगे, हिंसात्मक घटनाएं देख रहे हैं, कोई किसी को दौड़ा रहा है, अधिकारी जो है वो जिस तरह के जेस्चर देते कई जगहों पर, एक आध जगह पर दिखाई दिए हैं जो काफ़ी वायरल भी हुआ। ये सियासत आने वाले समय के लिए कहीं बहुत गंभीर नहीं हो जाएगी, या ऐसा नहीं लगता कि कम से कम इस चुनाव प्रचार को देखकर कि क्या होगा बंगाल में? अभी मुझे लगता है कि चीजें जब सॉर्ट होने लगी हैं तो घबराहट की बात तो मुझे नहीं लग रहा ऐसी है, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, बीइंग एन एडवोकेट मैं देख पाता हूं, और पूरे संसार की आप हालत देखिए क्या है, कितनी भयावह हालत है। जब संसार जो है, जो कंट्रीज लड़ाई कर रही हैं अपने आधिपत्य को जमाने के लिए, वहां पर भी जो है पेट्रोल और डीजल के रेट्स आप देखिए कितने गुना बढ़ चुके हैं। परंतु भारत ने जो अपनी गंभीरता, कूटनीति दिखाई, वो वाकई जो है उसका लोहा मानने का आज समय आ चुका है। पूरा संसार उसका लोहा मानता है। आज जब आप उसी रेट पर जाके डीजल लेते हैं विदाउट लाइन, उसी लाइन में जाके विदाउट लाइन पेट्रोल लेते हैं, किसी भी स्टेट में, उत्तराखंड में हूं, वैसे दिल्ली का हूं, अपने गांव में आया हूं, यहां भी पेट्रोल पंप पे लड़ाई किसी चीज पे, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। प्रवीण, हमें इस बात समझनी चाहिए, इसकी बात को हमें हाईलाइट करना चाहिए। किसी भी हम आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, परंतु आज हम सबको हेड्स ऑफ करना चाहिए कि आज हम उसी रेट में, जबकि आप देखिए कि ईरान में क्या पेट्रोल का रेट है, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, अमेरिका ने अपना 15-20% पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़ा रखा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं पॉलिटिक्स पे आता हूं कि जब भी
आप देखेंगे कोई पार्टी सिर्फ परिवार के आसपास घूमेगी तो वो 5 साल 10 साल 15 साल तक चल पाएगी, वरना बिना आइडियोलॉजी के वो पार्टी नहीं चल पाएगी। अब मैं आपको छोटा सा कम्युनिस्टों का एग्जांपल देता हूं कि वामपंथी भी कैडर बेस्ड पार्टी थी, परंतु वामपंथ जो था वो भारतीयता से दूर था। इस देश की मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध उसमें से नहीं आया करती थी, इसीलिए शायद वो उखड़ गया। और उसको उखड़ने के बाद पूरे का पूरा कैडर एक परिवार बेस्ड पार्टी टीएमसी के पास आ गया, क्योंकि वो परमानेंट नहीं था, वो ट्रेनिंग नहीं थी, वो आइडियोलॉजी नहीं थी, लेकिन एपिसेंटर वो नहीं था, जमा उसके कितने अंदर लंबे कोई समय तक तत्व रहा? नहीं था। वो जमा कितने लंबे समय तक रहा? ज्योति बाबू जब तक 50 साल रहे तक। तब तक तो कोई हिला भी नहीं 35 साल, पाया, 35 और साल। उनकी डेथ और बुद्धदेव भट्टाचार्य वो चार्म नहीं होना वो एक बहुत बड़ी हाँ। वजह थी, तो विकल्प के लिए गए। अदरवाइज अगर वामपंथ को वैसे देखें, जैसे केरल में तो चलते ही रहे हैं उनके, हाँ उनकी सियासत कमजोर हुई है, पर पश्चिम बंगाल उनके मिजाज को वो पकड़ पाते थे। इस बात को तो कहना होगा। मैं दो बातें इसमें कहूंगा आपको। आप देख लीजिए कम्युनिस्ट जहां पर भी थे लंबे टाइम तक रहे, और कब तक रहे? जब तक कि भारतीय जनता पार्टी राइट विंग, या मैं तो इनको सेंटर कहता हूं, उस आइडियोलॉजी का जन्म नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी एक या दो पे टिमटिमाया करती थी, जब जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पकड़ नहीं थी समाज पे, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छूता कहा जाता था, तब ये पार्टियां अपनी धर पकड़ कर पाई थी, कांग्रेस जैसी एक ही परिवारवाद की पार्टी और कम्युनिस्टों की पार्टी। पर देखिए, जिस मूवमेंट पर भारतीय जनता पार्टी का उद्गम हुआ, जब संघ के लोगों से कनेक्ट हुए, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 52 अनुसांगिक संगठन विभिन्न क्षेत्रों में काम करने लगे, तो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो उनके अम्ब्रेला का एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तब उसने जाकर अपनी जड़ों को और मजबूत किया और छुआ। जब वो कोविड में खड़े रहे, जब वो चरखी दादरी में खड़े रहे, जब वो आंध्रा के तूफान में खड़े रहे, और जब लोग अंदर बैठे हुए थे, तो सेवा भारती के माध्यम से 67,000 कार्यकर्ताओं ने जाकर डोर डोर जाकर जब अपनी औषधियों को बांटना शुरू किया, तो उसका स्वरूप आप देखेंगे, नजर आएंगे, जब सर्जिकल स्ट्राइक का बढ़ चढ़ के जो है जवाब दिया गया, जब आप देखिए सिंदूर को जो है जवाब दिया गया। ऐसी आंसर का क्वेश्चन का आंसर देने वाली सरकार आज लोग पसंद करते हैं। जब वेस्ट बंगाल देखता है अपने आप को 21 स्टेट में, मैं आज उत्तराखंड को 2.5 घंटे में मैं देहरादून पहुंच जाता हूं प्रवीण। मैं कभी 12 घंटे में अपने गढ़वाल में अपने गांव में जाया करता था। मैं अपने गढ़वाल में वाईफाई में बैठा हूं और मुझे दिल्ली से ज्यादा अच्छा वाईफाई मिलता है। मैं 1 मिनट के लिए भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ हूं आपसे। मैं 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच गया, लिटरली। मायने रखता है। 120 पर मेरी फॉर्च्यूनर चलती है। तो मुझे लगता है कि जब मैं बाहर फॉरेन घूमने जाता हूं तो 100 की स्पीड, अब 120 की जो परमिसेबल लिमिट पे जब गाड़ियां दौड़ती हैं, क्या कारण था? वही लोग, वही कार्यकर्ता, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही आईएएस, वही आईपीएस। कैसे इतना सुंदर स्वरूप लेकर आया व्यक्ति? मोदी नहीं है, आइडियोलॉजी है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आइडियोलॉजी है, ये वो तत्व ज्ञान है जो देश से निष्ठा से अपनी देश की भूमि से प्यार करता है। और जब भी आप देश की भूमि से प्यार करेंगे, यहाँ की आइडियोलॉजी से प्यार करेंगे, आप उस तत्व से जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है इस तरह के रिजल्ट आपके इस उद्बोधन के बाद संजीव तारनाथ जी जो हैं वो निश्चित तौर पर कुछ कहना चाहेंगे। तो संजीव जी, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस अपने एक बहुत ही बड़े संकट काल से जूझ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोगों का ये बड़ा साहसिक काम भी माना जाता है कि आज कांग्रेस के साथ खड़े होना ये सचमुच पार्टी के प्रति समर्पण को दिखाता है आप लोगों के। लेकिन कांग्रेस जो है वो उसमें कोई उत्थान नहीं हुआ। एक होता है कि ऐसा लगता है कि ग्रेजुअल थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए किसी चीज को, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है या करने नहीं दिया जा रहा है, वॉटेवर जैसा आप लोग कहते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय किसी का अपना अपना। जी जी देखिए प्रवीण जी, ये हर किसी का अपना अपना सोचना है कि कुछ लोग कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कुछ लोग परिवारवाद का नाम देंगे। जैसे अभी हमारे बड़े भाई साहब है संजीव उनियाल जी, ये कह रहे थे कि परिवारवाद की पार्टी है कांग्रेस, जो है वो परिवारवाद की पार्टी है। तो मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या परिवारवाद नहीं है? आप मुझे बताएं। आपने बड़ी सी बात करी, पीयूष गोयल जी और उनके पिताजी वेद प्रकाश गोयल जी, क्या ये परिवारवाद नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान जी और संजीव जी, परिवारवाद मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। परिवारवाद मतलब होता है कि परिवार सारे पार्टी को कंट्रोल कर रहा है। पीयूष गोयल जी सारा पार्टी को कंट्रोल नहीं करते हैं। परिवारवाद मतलब ये नहीं कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता के नाते या लीडर के नाते परिवारवाद नहीं है। आप ये भ्रम मत फैलाइए।
सकते हैं। आप ये भ्रम मत आऊंगा, बनाइए। आ रहा हूं परिवारवाद संजीव जी, आ रहा नहीं होता है। आ रहा हूं एक संजीव जी। परिवार जो सारा पार्टी को कंट्रोल करता है उसको परिवारवाद कहा जाता है। हमारे भाजपा या संघ कोई परिवार के अधीन नहीं है, अधीन नहीं है। ना लेकिन आपके कांग्रेस आज सिमटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसका अधीन आपका कांग्रेस है, वो व्यक्ति आज के दिन में इररिलेवेंट हो चुका है इस देश में। जी, थोड़ा सा आपकी संजीव जी आवाज साफ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। दो नैरेटिव के समस्या कीजिए। जी जी, बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, पूरी करिए। नहीं, अब नहीं, मेरी आवाज आपको, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवार नहीं है, इनको दो चार नाम ही गिनाया। परिवारवाद नहीं है संजीव जी, अपना शब्द को चेंज करिए। भारतीय जनता पार्टी परिवार के परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी का सेवा करता है, कंट्रोल नहीं करता है। नहीं चाहते हैं। अरे साहब सुनते नहीं। चलिए ये आज इस पे करेंगे, एक दिन कर लेते हैं, 4 तारीख को करेंगे, 4 तारीख के बाद इस पर बात करेंगे हम लोग। ये मुद्दा आएगा ना, ये तो मुद्दा चलता रहता है, ये सदाबहार मुद्दा है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपने संजीव उनियाल जी की तरफ इशारा किया, उनसे तो संजीव जी की बातों का जवाब दिया। मैं समझ, आपने कहा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आपने जब पूछना कहा तो एक तरह का प्रश्न चिन्ह हो जाता है, तो उन्होंने उंगली खड़े करके कहा कि मैं बताना चाहता हूँ। तो संजीव सर आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं संजीव भाई को जवाब देता हूं। मेरे नाम राशि हैं, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हम भारतवासी हैं सब। आइडियोलॉजी में मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्टों पर भास्कर जी से भारतीय जनता पार्टी के, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि परिवारवाद की जब भी बात करते हैं संजीव भाई, तो जो मैसेज लोगों तक जाना चाहिए, जिनको समझना चाहिए, वो उसको समझ गए हैं। वो परिवारवाद किसको कहते हैं? मुझे लगता है जब किसी चाय वाले को, जिसकी कोई पीछे से आइडियोलॉजी नहीं है, जो ओबीसी वर्ग से बिलोंग करता है, और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है एक स्कूल ऑफ थॉट द्वारा, एक आइडियोलॉजी द्वारा, तो ये बताता है कि परिवारवाद की पार्टी नहीं है। क्योंकि ना तो उसके पिता कभी रहे उस पार्टी में, ना उसकी बुआ रही कभी उस पार्टी में, ना उसकी जो है मदर इन लॉ रही उस पार्टी में, ना उसकी मां रही, ना उसकी नानी रही, ना दादा रहा। तो मुझे लगता है कि अगर हम परिवारवाद की बात करते हैं तो एकदम निशाना सही जगह जाता है। और आपका विचलना, भास्कर जी जवाब दे रहे थे, वो शायद ना भी देते तो सब समझ जाते कि सबसे पहले जवाब जो है कांग्रेस की तरफ से ही आने वाला है परिवारवाद का। तो वो सही जगह अटैक हो रहा है। और आप जब जवाब देते हैं तो सारे वोटर्स जो 2-4 आपके साथ खड़े रहते हैं शायद वो भी चले जाते हैं। तो मुझे लगता है एक नया आपको इस जंजाल में नहीं फंसना चाहिए परिवारवाद के। हम आपको फंसाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी फंस जाते हैं। एक क्विक रिस्पॉन्स बोलिए। नहीं जी, मैं चाहूंगा कि आप मुझे भी भरपूर मौका देंगे अपनी बात कहने का, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं को दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जी के अलावा दूसरा नेता ही नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की जाती है भारतीय जनता पार्टी के। मैंने बाकी नेताओं की बात की है साहब, मैंने पीयूष गोयल जी की बात करी है, उनके पिताजी की बात करी है, धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करी है, अनुराग ठाकुर जी की बात करी है, पंकज सिंह जी की बात करी है, वरुण गांधी जी की बात करी है, दुष्यंत सिंह जी की बात करी, उनको लेकर के बात कीजिए ना, उनको लेकर के। राजनाथ सिंह जी का भी बेटा है, राजनाथ सिंह। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, मैंने बदनाम गिनाया है ना पंकज सिंह। तो आप उस जाल में फंस गए। सुना नहीं, मैं वो जो कहना चाह रहे हैं संजीव जी वो समझिए। उनियाल साहब ये कह रहे हैं आपसे कि वो यही तो चाहती है बीजेपी कि आप बार बार इन चीजों पर अटैक करें। वो यही चाहते हैं कि आप बार बार इन लोगों के नाम लें। आप इनके नाम ले रहे हैं, मतलब परिवारवाद गलत है सही है तो स्पष्ट नहीं हो रहा ना। परिवारवाद गलत है सही है ये इस बात से स्पष्ट नहीं होता कि आप उनको बोले कि उनके यहाँ पे भी ऐसे बहुत से लोग हैं। इससे सिद्ध क्या होता है? आप पानी पी लो, खांसी आ गई आपको ना। एक्चुअली कांग्रेस की दुर्गति देख के किसी को भी कोई भी इमोशनल हो जाए। अरे साहब बस वही वाली बात है ना प्रवीण जी, मैं 2 मिनट चाहूंगा, 2 मिनट देंगे बिना अनइंटरप्टेड। इमोशनल हो गया। आपने संजीव उनियाल जी को राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बिठाया, इसका मतलब अब मुझ पे अटैक करेंगे, अब पर्सनल अटैक करेंगे। अब बताइए, आप 2 मिनट मांग रहे हैं, मैं आपको 2 घंटे भी दे दूं तो कुछ निकल के नहीं आएगा चर्चा में। क्या मतलब निकलेगा? काश इतना टाइम अपनी पार्टी पे लगाया होता। चलिए देखिए, हमारे साथ आज पैनल पर एक बड़े विशेष मेहमान के तौर पर प्रवीण सिंह जी भी हमारे पैनल पर रहे हैं। वो बड़ी देर से आप लोगों की चर्चा सुन रहे हैं, पॉलिटिकल बहसबाजी में ये हो जाता है। लेकिन देखिए, प्रवीण जी और अन्य लोगों का अवसर जो है वो कभी कभी ऐसे समय पर आता है जब एग्जिट पोल या ऐसे एजेंसीज की जरूरत पड़ती है हमको। तो प्रवीण जी को भी जरा पर्याप्त समय दीजिए। मैट्रीज के संपादक है और आज उनका भी एग्जिट पोल है। आपके हम नाम है जी और आपके हम नाम आपसे भिड़े हुए हैं।
तो प्रवीण जी ये बताएं मुझे कि आज जो ये एग्जिट पोल आए हैं, इसमें आपको तो हमेशा लगेगा कि आपकी एजेंसी, आपके लोगों ने आपको जो इनपुट्स मिले हैं वो सबसे बढ़िया रहे हैं। सैंपल साइज मुझे बताइए कि आपका सैंपल साइज क्या रहा और अन्य लोगों के सैंपल साइज क्या, जिससे हमारा थोड़ा विश्वास बढ़े उस पर। ये लोगों का सैंपल साइज तो हम नहीं बता सकते, उनका क्या आपका बताइए, आपका बताइए, आपका बताइए। हाँ, देखिए, अगर बात करें असम की तो 32,912 है सैंपल साइज है हमारा, ठीक है। केरला का अगर बात करें तो 27,320 है, और की बात करें तो 640 है, और बंगाल की बात करें तो लगभग में है। नहीं, बंगाल फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही तो सुन नहीं पा रहा। बंगाल कितना बताया आपने? 69,000 सैंपल है। 69 जी, 69,000 जी 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 जी। अच्छा सैंपल साइज है वैसे, लेकिन 69,000 पर पूरे बंगाल की किस्मत को अभी तय करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। फिर भी हम ज़्यादातर एग्जिट पोल जो है उनका झुकाव इस समय पर देख रहे हैं कि वो बीजेपी को ज़्यादातर एग्जिट पोल जो है जीतता हुआ असम तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि अगर सारे एग्जिट पोल एक जैसी बात करें, जैसे 126 सीटों पर 64 बहुमत के लिए चाहिए और 88 से 100, 80 के पार ज़्यादा है। सिर्फ पीपल्स पल्स है वो 68 से 72 दिखा रहे हैं, वो भी बहुमत के पार है। तो कुल मिलाकर असम में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल इस एग्जिट पोल के बाद दिखाई दे रही है। एक एक करके हम देखिए, हाँ, असम में एक चीज जान लीजिए कि बीजेपी अभी तक अपने दम पे कभी सरकार नहीं बना पाई। दो टर्म में रही अभी तक, दोनों में 60 सीटें लाई हैं। ये पहली बार है बीजेपी अपने बल पे सरकार बनाएगी। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा मुझे वो दिया मौका। मुझे बताइए भास्कर राणा, ये आपसे एक सवाल बनता है इस पर, और ये हम देख रहे हैं धीरे धीरे। पहले तो महाराष्ट्र की सियासत देखिए, छोटे भाई से बड़े भाई, बड़े भाई से अब बिल्कुल सबसे आगे निकल गए हैं, अभी इंडिपेंडेंट हो गए। बिहार में देखिए इतना लंबा समय डिपेंडेंसी का रहा और धीरे धीरे देखते देखते अब सम्राट चौधरी। ये पूरा आपका जो राजनीतिक मैप जिस तरह से चल रहा है, उसमें सहयोगियों से भी आगे निकल जाना, खुद मुख्तार हो जाना, अपने दम पर सरकार बनाना, यही आपका मूल मकसद है। इससे कहीं आपके साथी लोग घबरा तो नहीं जाएंगे? है तो एनडीए। प्रवीण जी, आपको आप सब लोग को याद होगा कि माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री और हमारे मार्गदर्शक जो है, वो पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे एक दिन सारा देश का मेजर जो राज है उसको ऊपर राज करेगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि सारे लोग हमारे साथ आए हैं, लेकिन जब उनके साथ मिलके हमने अलायंस का गवर्नमेंट मैं सवाल नहीं उठा रहा। मैं देखिए, हम नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, हम किसी के ना तो बीजेपी के लिए है ना कांग्रेस के किसी के लिए। हम एक डाटा दिया कि अभी तक बीजेपी असम में 60 सीटें जीत चुकी है 2 बार में, अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन इस बार हिमंता अरे ये तो आपके उससे मुझे ट्रिगर मिल गया। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे पास तो ये अधिकार रहता सवाल पूछने का। प्रवीण जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जी, हाँ समझ गया मैं कि हमने जब अलायंस करके हम जाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता ही हमें ज्यादा सीट देकर हम हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे बिहार में देखिए, हम पहले बिहार में वी वर द स्मॉलर पार्टनर, लेकिन आज जनता हमें वोट देकर सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया बिहार में। तो आज जनता जब देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के साथ अलायंस करते हैं और उसका रिजल्ट जो आते हैं वो जनता को पसंद आती है, उसका जो गवर्नेंस का मॉडल जनता को पसंद आती है, उनकी डिलीवरी जनता को पसंद आती है, तो ये जनता तय करती है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को अकेला हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और ओनली लार्जेस्ट पार्टी बना दी। सो इसमें हमारे कोई रणनीति नहीं है कि इनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। रणनीति यही है कि हम कहीं भी आए, हमारा परफॉर्मेंस, हमारा गवर्नेंस, हमारा डिलीवरी, ये तीनों अगर जनता पसंद करे तो जनता मुझे मैंडेट दे रही है। मैं मैंडेट कभी हासिल, कभी छीन के मैंडेट मैंने नहीं लिया। और इसी का नतीजा आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, बिहार देख रहे हैं, पंजाब में आप देखिए, हम कहीं पे पंजाब में नहीं है, अकाली दल से हमने अलग कर लिया ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, राजनीतिक प्रिंसिपल्स के आधार पे हमने अलग कर लिया। लेकिन हमने वहां पे भी पंजाब में बहुत ज्यादा हमारे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी
जम्मू कश्मीर में भी हमने पीडीपी के साथ कुछ दिन राज करके अपने आप को अलग कर लिया। सत्ता में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी अलायंस नहीं करती, चाहे उस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में आए, सत्ता में आए नहीं आए, लेकिन हम एक प्रिंसिपल के आधार पर चलते हैं और उसी का नतीजा कि जब जनता हमें चुनती है, मेजोरिटी देती है, तो असम जैसे नतीजा आते हैं कि एक दिन हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पे उभर ना, ये कभी नहीं करती है, ये तो दादा बात ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती याद आ जाती है, फिर आप लोग कहते हैं गलती कर दी थी। मैं तो महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूं कि चुनाव के पहले ही हमने उनके साथ अपना गठजोड़ तोड़ दी। जब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एमसीपी जो है उनके ऊपर हमारे मतभेद हुआ तो मैंने हार गए। मैंने सत्ता के लालच में पूरी टर्म कंप्लीट नहीं की। ये शायद भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है, और ये करते करते कांग्रेस आज कहां पे विलय हो गया कि सत्ता की नहीं, इस पे तो मैं और आप बात कर रहे होते कि किसी समय आपका दिल्ली आना होगा तो एक पॉडकास्ट करेंगे। बड़ा अच्छा विषय है और आप बोल भी अच्छा रहे हो, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी चीजें अजीत पवार से लेके बहुत कुछ याद आने लगा मुझे। नहीं, आप टाइमिंग देखो, आप अजीत पवार और शरद पवार या महबूबा मुफ्ती या अकाली दल, आप अकाली दल से हमने अलग हो गया, लेकिन मैंने पंजाब में बहुत बड़ा कोई जीत हासिल मुझे तो लगता है कि वो हो गए उनके वो उनका डिसीजन था। आप हो सकता है कि आने वाले समय में आपके लिए जो तर्कसंगत दिखाई देगा वो तो वो उन्हीं के साथ कॉम्बिनेशन। पंजाब में तो आप लोग प्रयासरत हैं ही, और मुझे खैर ये तो आने वाला समय बताएगा इस पे मैं क्या अभी पंजाब में हम संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं जी। इसके लिए अगर 10 साल का मुझे टाइम लगा तो लगेगा, ठीक है। लेकिन पंजाब में संजीव जी, अब मुझे ये बताइए कि अब अभी आप लोगों के पास में सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद पार्टी में नेताओं के द्वारा बात हो रही होगी, और एक बात राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि नतीजे आते ही महंगाई बढ़ने लगेगी, इस तरह की बातें भी होने लगी थी। तो ये कुल मिलाकर आप लोगों का स्टैंड क्या होगा आगे? कैसे जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, या रणनीतियों पर विचार होगा कि हम क्यों नहीं सक्सीड कर पा रहे हैं, या क्या कहना चाहेंगे आप अभी एग्जिट पोल पर? देखिए प्रवीण जी, एग्जिट पोल को लेकर के तो मैंने जब अपनी बात शुरू करी थी, मैंने तभी बोला था कि मैंने आपको 5 सिनेरियो दिखाए थे जहां पे एग्जिट पोल ढलान से गिरे थे, और मैंने बताया कि कब कब ये सारी की सारी चीजें। और रही बात कि राहुल गांधी जी ने कहा कि इलेक्शन खत्म होते ही, नतीजे आते ही 2014 के अंदर भारतीय जनता अच्छे दिन का वादा किया गया था कि अच्छा दिन आएंगे। तो कुल मिलाकर अभी प्रधानमंत्री मोदी पर, केंद्र सरकार पर आप लोगों के हमले जारी रहेंगे। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको और सुनना चाहता था लेकिन समय यही समाप्त हो गया है। माफी चाहूंगा संजीव जी, करेंगे फिर बात करेंगे, अभी अपने पास बहुत समय रहेगा, खासतौर पर 4 मई के पहले तो यही सब बात होनी है। भास्कर दादा आपका धन्यवाद, प्रवीण सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संजीव जी आपका बहुत